Yes, guys. So in today's lecture, we are going to study what we call as free vibration and force vibration. We will study it in easy way. Let's say you have a pendulum, and this particular pendulum को आपने एक तरफ ऐसे खींचा and then छोड़ा. So basically, you pull this particular pendulum and then you leave it. You are not going to force it. You are not going to push it. You are just going to leave it. What is going to happen? Definitely, this pendulum will start oscillating. ऐसा motion करेगा, पहले इधर जाएगा, then इधर जाएगा, then इधर जाएगा, then इधर जाएगा, and so on. So pendulum क्या करता है? It starts oscillating, है ना? This kind of oscillation where you are not forcing it to oscillate. आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपने उसको जस्ट खींचा देन छोड़ा, ये नेचुरल वाइब्रेशन होता है या फिर नेचुरली हो रहा है. इसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन या फिर फ्री oscillation. On the other hand, let's take example of a swing. Swing जो बचपन में खेलते थे, अभी भी कुछ लोग जब छोटे बच्चों के इधर जाके बैठ जाते हैं. हाँ, तो swing में क्या होता है कि you push that particular swing after certain interval of time repetitively, ताकि वो जो है ना swing वो रुके ना, इसके लिए आप क्या करते हो, उसको बार बार पीछे से धक्का मारते हो. So you are forcing it to oscillate. एक बार वाला समझ गए, इनिशियल में तो तेरे को खींचना ही पड़ेगा, देन छोड़ना ही पड़ेगा फॉर मोशन, वो ओके है. बट उसके बाद भी टू कंटिन्यूअसली पुश पुश पुश, सो यू आर फोर्सिंग इट. सच काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन बिकॉज यू आर फोर्सिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी जब हम लोग बात करते हैं फ्री वाइब्रेशन की, देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नोन एज Na, या फिर इसको स्मॉल से डिनोट करो, Na, known as natural frequency. On the other hand, when you are forcing something to vibrate, तो इसमें दो frequencies होते हैं. एक होता है external frequency और एक होता है natural frequency. मतलब जरूरी नहीं कि जो आपका क्या बोलते हैं ये swing है वो natural frequency से ही oscillate हो रहा है, वो किसी random frequency से भी हो सकता है बिकॉज आप एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगा रहे. अभी क्या होता है, किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ही. जैसे ये पेंडुलम के पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वैसे ये स्विंग के पास भी नेचुरल था, बट तू उसको फोर्स कर रहा है, तो तू बाहर से एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दे रहा है. जब तूने प्रोवाइड किया हुआ फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ये एन जो है ना, ये हमने प्रोवाइड किया हुआ फ्रीक्वेंसी है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके पास नेचुरली ही मतलब इनबिल्ड होता है, अवेलेबल ही होता है. तो अपना फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुआ, देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस, वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मतलब आपका जो स्विंग है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर, मैक्स टू मैक्स ऊपर चला जाएगा. ऐसे क्यों? क्योंकि आपने रेजोनेंस अचीव किया. नाउ दिस रेजोनेंस इज बेनिफिशियल इन सम केसेस, लाइक रेडियो में. अब जब आप पता है पहले ओल्ड रेडियो आते थे, उनको ट्यून करते थे, ऐसा लाइक ट्यूनिंग करते थे तो चैनल पकड़ता था. वो चैनल जब पकड़ता है ना, तो उसके लिए ये कंसेप्ट यूज होती है रेजोनेंस की. वो कैसे, यू आर गोइंग टू स्टडी इट सेक्शन 2 एनीवे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर आपने पढ़ा भी होगा. देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी, रिजेक्टर फ्रीक्वेंसी. ये ईएमआई में आप शायद पढ़ोगे और डेप्थ में. तो वहां पे भी रेजोनेंस का कंसेप्ट है. वो एडवांटेजेस है अपने लिए. एक एग्जांपल देता हूँ डिसएडवांटेज का. जब दो माउंटेन्स एरियाज कनेक्ट करने होते हैं, तो वहां पे यूजुअली वुडन स्विंग टाइप का ब्रिज होता है. ओके, ऐसा स्विंग टाइप का ब्रिज. तो जब भी ये स्विंग टाइप का ब्रिज पे सोल्जर मतलब वॉक करते, तो उनको बोला जाता है कि आप सिंपल वॉक करो, यू शुड नॉट मार्च ऑन वुडन ब्रिज. मार्च मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे. बिकॉज जब वो लेफ्ट राइट करेंगे तो वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे. ब्रिज का खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है. चल ठीक है, अगर एन और Na मैच नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं है. बट अगर एन और Na मैच हुआ
तो ये जो आपका ब्रिज है वो जोर जोर से ऊपर नीचे हिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है. सो इन दिस केस रेजोनेंस इज एक्चुअली डेंजरस. आर यू गेटिंग दिस टू एग्जांपल्स गाइस? समझ रहे हो? यस सर। यस सर। वेरी गुड. तो फ्री सर वाइब्रेशन में से दोनों में एक बड़ा हुआ तो दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं. यही एक डेंजर, मतलब अभी अभी समझ, एन अगर बाहर का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एन ग्रेटर है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एक ही जगह प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे? एन इक्वल्स टू एन ए, रेजोनेंस. बस वहां पे इशू है, क्योंकि वो चीज मैक्स टू मैक्स वाइब्रेट होती है. ओके, तो ना आपने क्या पढ़ा अभी? फ्री वाइब्रेशन आप उसको होने देते हो, यू आर नॉट फोर्सिंग इट. ओके, इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन, हाँ एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हम लोग देंगे वो नेचुरल से ज्यादा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. ये देखना, एन इज ग्रेटर तो देन उस एन केस है में ना, कुछ नहीं होगा, nothing will happen. Means like in fact I'm going to show you one graph. वो ये आपका डाउट और क्लियर करेगा. मतलब आपको ऐसे लग रहा है ना तो सर सर अभी अपने NA ब्रिज पे का एग्जांपल दिया ना, ब्रिज का कुछ नहीं होगा, वाइब्रेशन कम होगा. I'll give you. जब n लेस देन Na होगा ना तो ब्रिज वाइब्रेट होगा, बट वो कम वाइब्रेट होगा. जब n इक्वल्स टू Na होगा विगरसली वाइब्रेट होगा, जोर जोर से. और जब n ग्रेटर देन Na होता है ना तो फिर वाइब्रेशन स्लो हो जाता है. गेटिंग इट? तो पहले स्लो था, n इक्वल्स टू Na पे मैक्सिमम होता है, और n ग्रेटर देन Na पे फिर कम हो जाता है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का. नाउ इज इट क्लियर? तो सर एन हाँ और सर। एन ए का दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू होना होता है कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा? एग्जैक्ट सेम वैल्यू हुआ तो रेजोनेंस होता है. बट दैट जैसे जैसे सुन, जैसे जैसे एन Na को अप्रोच करेगा ना तो वाइब्रेशन फास्ट होना चालू हो चुका है ऑलरेडी. वो तो तेरे को मैक्सिमम सिर्फ यहाँ पे मिलता है. बट अगर समझ Na का वैल्यू 120 हर्ट्ज है और तू 119 पे पहुंच गया है नेचुरली, तो भाई तू वैसे भी मैक्स टू मैक्स एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो ही रहा है. समझ रहा है? तो तेरा ऑलरेडी एम्पलीट्यूड ज्यादा ही है. वो तो 120 इक्वल्स टू 120 पे तेरे को बहुत ज्यादा मिलेगा. ओके But सर. 119 पे भी it's quite like dangerous only. Getting it? यस सर. Okay. तो आपने क्या पढ़ा? फ्री वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, फोर्स आप जबरदस्ती करते हो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है. जब एन और Na इक्वेट होता है तो रेजोनेंस मिलता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है. एक सोल्जर का एग्जांपल लिया हम लोगों ने रेजोनेंस का, जहाँ पे रेजोनेंस डिसएडवांटेज, मतलब बेसिकली इट हैज सम इश्यूज. एंड हमने ये वाला एग्जांपल भी लिया रेडियो ट्यूनिंग का, जहाँ पे रेजोनेंस यूजफुल है. अभी आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये वो है कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस Na का मॉड. अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो जाने दो, यू डोंट हैव इट्स डेरिवेशन. बट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू होता है. ओके, अगर समझो रेजोनेंस हुआ तो n इक्वल्स टू Na होगा. तो अगर आप समझो यहाँ पे n की जगह Na डालोगे तो एम्पलीट्यूड इन दैट केस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Na माइनस Na. तो Na माइनस Na विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1/0 एंड 1/0 इज ऑलमोस्ट लाइक इन्फिनिटी. अभी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है. गेटिंग माय पॉइंट? सर मॉड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ना? हाँ, नॉट मतलब अभी कैसे होता है, कभी कभी n ग्रेटर देन Na होता है, कभी कभी n लेस देन Na होता है, तो यहाँ पे आंसर निगेटिव भी आ सकता है ना. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी निगेटिव, एम्पलीट्यूड को हमेशा प्लस लेते हैं. एंड दैट इज व्हाई टू कंपनसेट दैट वी हैव मॉड साइन ओवर हियर. समझा? यस सर. ओके. नेक्स्ट करते कंटिन्यू गाइस. तो यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रॉपरली लिख के दिया है, आप एक पेज छोड़ सकते हो एंड बाद में इसको कॉपी कर सकते हो. ओके, प्री वाइब्रेशन, पोस्ट वाइब्रेशन विद सर इसके एग्जांपल. पहले वाला जो स्लाइड था वो एक सेकंड दिखाओ, आपने वो कुछ फॉर्मूला दिखाया था. हाँ अच्छा, हाँ सर एक सेकंड बाद में सर ये वाला बाद स्लाइड में है. ये हाँ हाँ सर डन.
डन। अभी ये वाला ग्राफ स्टडी करते हैं, मैं एक्चुअली ड्रॉ ही करके बताता हूँ आपको। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड on y-axis and frequency. Okay. अभी देखो, मैंने आपको क्या बोला था, देखो यहाँ पे है ना आपका फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी बाहर से अप्लाई करोगे वो, तो डेफिनेटली इनिशियली फ्रीक्वेंसी कैसे स्टार्ट होगा, समझो 20 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट पे आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो ये पॉइंट पे आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा। ओके, गुड इवनिंग सर। तो अब बोलो ना मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सर Good evening, ma'am. सीटी लेक्चर गुड इवनिंग मैम। बोर्ड्स है, बट आपको मैंने एक फोटो भेजा है, पता है वो हाँ लास्ट हाँ टाइम का। भेजा है। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। उनको जस्ट अलाउ करना, बाकी उनके घर पे मत करना, उन्होंने ऑलरेडी ऑफलाइन ये टॉपिक अटेंड कर लिया। अच्छा ठीक है सर। और सर मैं ये बोल रही थी कि ये 9 बजे तक रहेगा ना लेक्चर? ब्रेक दिया तो 9:15 मैम। तो सर मैं 8:30 पे एक बार और अटेंडेंस लेने के लिए आऊंगी। आ जाओ, बट वो टाइम पे बोर्ड स्टूडेंट नहीं रहेंगे मैम, मतलब अच्छा बोर्ड स्टूडेंट ठीक है को हाफ लेक्चर के बाद में छोड़ने वाला है, ऐसा। ठीक है सर। बाय। हाँ गाइस सुनो, तो n इक्वल्स टू na अचीव होता है, तो मैंने क्या बोला था कि एम्पलीट्यूड जो है ना, वो पहले क्या होता है, बढ़ते जाता 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 है, दिख रहा है एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है, एंड मैक्सिमम आपको मिलेगा n इक्वल्स टू na पे। तो ये पॉइंट पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे a मैक्स, एंड देन क्या होगा, फिर जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ना, आपका एम्पलीट्यूड देखो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये सिनारियो में आप क्या देखा, n इज लेस देन na, यहाँ पे इक्वल है, और इसके आगे क्या होगा, n इज ग्रेटर देन na। करेक्ट सर? बोल। और n का वैल्यू 120 है तो उसके आगे ऊपर नहीं जा सकता ना वो n? अरे मेरे डियर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 120 है, तेरा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी 130 जाए, 140 जाए, इनफाइनाइट जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तेरा सर, बाहर वाला फ्रीक्वेंसी 120 मैच हुआ ना, फिर प्रॉब्लम होगा। ओके सर। ये हो गया, तो ये था आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव का कंसेप्ट। अभी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। ये एकदम सिंपल वे से अंडरस्टैंड करेंगे, और इसका अंडरस्टैंडिंग आगे के टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो। ध्यान से सुनो, आपने अभी पढ़ा कि देयर इज समथिंग नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो फ्री वाइब्रेशन से एसोसिएटेड है, बट देयर आर मल्टीपल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज दैट आर पॉसिबल। उसमें से जो सबसे लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, minimum natural frequency of a system is known as fundamental frequency। क्या बोलते हैं, minimum natural frequency is known as fundamental frequency। मतलब क्या, समझो एक डिवाइस है, गिटार है, गिटार, और गिटार में ना देयर आर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज दैट यू गेट नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या, आपको जस्ट गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करना है और छोड़ देना है, आपको उसको लाइक कंटिन्यूअसली बजाते नहीं रहना, आप फोर्स नहीं कर रहे हो, एक बार प्लग करोगे छोड़ दोगे, एक बार प्लग करोगे छोड़ दोगे, बट स्टिल देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो एक गिटार का स्ट्रिंग है जो ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, इसका डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, एक है 512 हर्ट्ज है, एक है 320 हर्ट्ज है, और एक है 121 हर्ट्ज। तो इसमें से जो 121 है वो उसका मिनिमम वैल्यू है, तो जो 121 होगा उसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको n0 से डिनोट करते हैं, इट इंडिकेट्स जीरोथ ओवरटोन। जीरोथ
ओवरटोन। अभी ओवरटोन क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो 320 वाला वैल्यू 121 के बाद आता है। इट्स लाइक पहले छोटा नंबर था, फिर बाद में बड़ा मिला, उसके बाद और बड़ा मिला, उसके बाद और बड़ा मिला। तो ओवरटोन इज लाइक ऊपर 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 जाना, लाइक क्लाइंब अप क्लाइंब अप क्लाइंब अप क्लाइंब अप, मतलब लाइक वैल्यू बढ़ाते जाना। तो ना आपको 121 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा मिला, 320, तो ये हुआ आपका फर्स्ट ओवरटोन। फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू कौन मिला, 512, तो ये हुआ आपका सेकेंड ओवरटोन। तो लाइक इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो आप स्टेयर्स चढ़ते हो ना, पहले 0 आता है, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे। तो इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन से अबाउट ओवरटोन, ओवरटोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायर फ्रीक्वेंसी। तो N1 दैट इज फर्स्ट ओवरटोन इज ग्रेटर देन 0th ओवरटोन या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। N2 इज ग्रेटर देन फर्स्ट ओवरटोन, ऐसा ऐसा, लाइक सेकंड ओवरटोन ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन फंडामेंटल। क्या ये कंसेप्ट समझा? यस सर। ओके, शांति से सुनो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके ऊपर जो भी आते हैं वो ओवरटोन होते हैं, ओवरटोन सीरीज में आते हैं। ओके next, the term harmonics is used when the frequency of a particular overtone is an integral multiple of fundamental frequency। अरे सर डर गया मैं, ये क्या डेफिनेशन है, दे फालतूगिरी पहला उड़ा दो। हार्मोनिक ब्ला 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 ब्ला, ओके ब्ला 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 ब्ला। ओके, शॉर्टकट में क्या पढ़ो पता है, हार्मोनिक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर समझो आपको ऐसे आया कहीं पे N03, मतलब एक फ्रीक्वेंसी आया जो आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स वैल्यू दे रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे पता है, आप बोलोगे थर्ड हार्मोनिक। अगर समझो आपको ऐसे आया 7N0, तो आप बोलोगे 7th हार्मोनिक। तो जो भी मल्टीप्लायर होगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे वाला पॉइंट, ऑल हार्मोनिक, ये हार्मोनिक्स और समझेगा बेटर वे में, हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड। इसका मतलब क्या, हम लोग आगे कुछ ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पे लाइक यू कुड से कुछ हार्मोनिक्स स्किप होते हैं। मतलब कभी कभी आप देखोगे कि वन फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड लाइन में आते हैं, बट कहीं पे फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड आता है, थर्ड के बाद डायरेक्ट 5 आता है, 5 के बाद डायरेक्ट 7। तो ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे हार्मोनिक्स एक सिस्टम में अवेलेबल ना हो। सिस्टम मतलब क्या, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट एन म्यूजिकल इक्विपमेंट, अ म्यूजिकल इक्विपमेंट, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पाइप, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैपिंग हैंड्स। तो कोई भी सिस्टम की बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है। ओके, तो फर्स्ट ओवरटोन जो मुझे मिला ना वो 240 में मिला। मैंने, सर आपको कैसे पता चला? मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये एक्चुअल में मिले, कुछ अलग रैंडम एग्जांपल है। तो N1 कितना मिला, 240। तो यू कैन राइट 240 as 2 times 120। यू वुड डेफिनेटली, अरे एकदम सिंपल है, लिख सकते हैं 120, but it was N0। हाँ, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, 240 हर्ट्ज आया है रैंडम एग्जांपल, तो इट इज 2 into 120, but 120 is N0, so you can write N1 as 2N0। okay guys, now try to observe this, understand this। इसको ना हम लोग क्या बोलेंगे पता है, we will call it as first overtone and second harmonic। कैसे बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक। क्या आइडिया क्लियर हुआ? ओवरटोन यहाँ पे दिखते देखो सबस्क्रिप्ट में, एंड हार्मोनिक मल्टीप्लायर होता है। अरे यस और नो, समझा कि नहीं? यस सर। Okay. यस सर।
सर और एक बार बोलो ना। मैं क्या बोला, देख दे रही है 240 दिख रहा है तेरे को, n1 का वैल्यू 240 है, तो 240 को 2 टाइम्स 120 लिख सकता है, बट 120 तेरा n नॉट है, तो 2 टाइम्स n नॉट। तो मैं बोला कि ये फर्स्ट ओवरटोन है, और ये जो 2 दिख रहा है 2 वो मल्टीप्लायर है, तो ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक। अभी समझा? सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, वो हार्मोनिक्स का डेफिनेशन लिखना। ये ले, सेकेंड ओवरटोन कैसा है? सेकेंड ओवरटोन में आपको 480 हर्ट्ज दिया है, मतलब रैंडम एग्जांपल। अभी 480 को आप कैसे लिखोगे 120 के मल्टीप्लायर में? 2 into 120। 4 इंटू 120, तो हार्मोनिक कितना हो जाएगा वो? फोर्थ हार्मोनिक। Yes, sir। हाँ, तो और क्या टफ है? फोर्थ हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। आगे कंटिन्यू करें, समझा ये हार्मोनिक वाला टॉपिक? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंड करेक्शन की, बट मैं एंड करेक्शन पहले डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। ओके, ये है ना, ये जानबूझ के मैं इसको थोड़ा सा बाद में आऊंगा। पहले मैं सर फिर आपने इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि टेक्स्ट बुक में पहले है, इसीलिए मैंने भी पहले लिखा, बट ये पेज एक्चुअली बेसिक टॉपिक के बाद होना चाहिए था। अच्छा, इन्होंने ई को इधर कंसिडर करके सिखाया क्या? नोट्स में मैंने लिखते वक्त तो मेरे को पहले ही बताना पड़ेगा। नो गॉड नो। चलो लेट्स डू इट। एंड करेक्शन बताता हूँ। पहली बात, एंड करेक्शन बताने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। ओके, आपने ये देखा कि कैसे वेव पे गिटार स्ट्रिंग पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। स्ट्रिंग लेना है, उसको प्लग करना है, तो आपको ऐसे ऐसे कुछ वेव्स मिलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। बट इवन इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, इवन इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको स्टेशनरी वेव मिलेगा। सर कैसे? देयर इज वन एक्सपेरिमेंट दैट यू वुड हैव परफॉर्म अगर आपका कॉलेज चालू होता तो, प्रैक्टिकल, बट योर बैड लक और लेट्स से गुड लक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत टफ है कि आपको ये परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे पास एक पाइप है जो क्लोज एट वन एंड है, हमने लेबोरेटरी में उसको क्लोज किया था बाय मींस ऑफ वाटर। तो हमने एक जगह पे है ना वाटर रखा था, ऐसे लाइक हाफ वे फिल किया था वाटर के अंदर। अभी वो इग्नोर करो, आप जस्ट ये इमेजिन करो कि पाइप क्लोज एट वन एंड है, और इसके ऊपर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क ला रहे हो। What is tuning fork? It's a device that is specially made for vibration. Okay, 200 रुपए से लेके 4000 5000 तक ट्यूनिंग फॉर्क का प्राइस होता है। ओके, इट डिपेंड्स कि कौन से मटेरियल से बना है, कितना एक्यूरेट होता है। नाउ ट्यूनिंग फॉर्क के पास है ना डिफरेंट वैल्यूज के डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज, तो ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क एक सेकेंड में 120 टाइम्स वाइब्रेट होगा। Isn't it fascinating? एक टाइम पे एक सेकेंड में 120 टाइम्स। अगर ये आपको फैसिनेटिंग लगेगा तो आपको डेफिनेटली ये भी फैसिनेटिंग लगेगा कि इन मार्केट देयर इज अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4096 हर्ट्ज। एक सेकेंड में सर फिर तो Imagine. वाइब्रेट दिखेगा नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो वाइब्रेट होते हुए दिखेगा ही नहीं, मतलब इतना स्पीड नहीं होगा कि दिखता, सच्ची बात है, ट्यूनिंग फॉर्क नहीं दिखते वाइब्रेट। इनफैक्ट ये 120 वाला भी दिखता नहीं है वाइब्रेट हो रहा है, बट इतना फास्ट होता है ना कि वो वाइब्रेट होता है। मस्त है ये टॉपिक। सर समझो चालू कर दिया और वाइब्रेट हो रहा है, पर पता कैसे चलेगा वाइब्रेट हो रहा है करके? साउंड प्रोड्यूस करेगा ना वो, या फिर तू किसी वायर से उसको अटैच करेगा तो वो तेरे को वायर भी वाइब्रेट होते हुए दिखेगा।
ओके सर, लॉकडाउन की वजह से एक्सपीरियंस मिस कर दिया हम लोग। हाँ, बट इससे बेटर एक्सपेरिमेंट मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे बेटर, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये चैप्टर में से 2 एक्सपेरिमेंट थे लैब में परफॉर्म करने के लिए। तो लाइक ये टॉपिक बहुत हेवी टॉपिक था बोर्ड्स का, और है इनफैक्ट। चलो सुनो, तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हो। अब ये साउंड वेव क्या करेगा पता है, जब आप वेव क्रिएट करोगे तो जो फर्स्ट वाला वेव है ना, वो धपाधप नीचे जाता है। ओके, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। बट आप ना उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अगर मैं स्टेशनरी वेव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का बनाऊं तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो एक वेव चला गया, ये बाउंस होता है, और बाउंस होके फिर रिटर्न रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आता है। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, ऊपर से दूसरा वेव नीचे आ रहा है, क्योंकि 120 हर्ट्ज है, तो टोटल 120 टाइम्स वो वाइब्रेट हो रहा है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसने एक बार वाइब्रेट हुआ, वेव जनरेट किया और चुप हो गया। वो कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा है, सो कंटिन्यूअस वेव आ रहे हैं। तो जो पहला वेव जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और जो दूसरा वेव ऊपर से नीचे आ रहा है, दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क बना रहा है। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। व्हेन दे मीट व्हाट विल बी फॉर्म, क्या बनेगा? 2 आइडेंटिकल वेव्स। स्टेशनरी वेव। क्या बोला? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। आवाज ब्रेक हो गया था। तो अभी सुनो, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होगा, तो इसी वजह से हमें पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव मिलता है, या फिर साउंड का स्टेशनरी वेव मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे स्टेशनरी वेव जनरेट होता है? इजी वर्ड में। इसके बारे में आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखना है एग्जाम में, कि कैसे प्रोड्यूस होता है स्टेशनरी वेव, कैसे ब्लॉक, वो सब जाने दो। अभी एक बात सुनो, जहां पे भी क्लोज एंड होता है ना, वहां पे नोड फॉर्म होता है। मतलब जो क्लोज एंड है वहां पे नोड फॉर्म होगा, और जो ओपन एंड है वहां पे एंटी नोड फॉर्म होगा। ओके, जो क्लोज एंड है वहां पे नोड, एंड ओपन एंड में एंटी नोड। ओके, सर ट्यूनिंग फॉर्क होता है कि कॉर्क? फॉर्क FORK। अभी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना, ये जो नोड है और एंटी नोड है, अगर समझो आपने इनको कनेक्ट करने की बात की, मतलब लाइक ज्वाइन करने की, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना वेव। नोड पे देखो, नोड पे वेव हमेशा ऐसा होता है ना, जो क्लोज हो जाता है, एंड एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो आपको ऐसा मिलेगा। वेव इमेजिन हो रहा है, ऐसा ही मिलेगा आपको यहाँ पे, इतना सा। ओके गाइस, अभी सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें लगता है कि जहाँ पे पाइप का ओपन एंड है वहां पे आपको एंटी नोड मिलेगा, ये हमें लगता है। मतलब थियोरेटिकली इफ वी स्पीक, दिस ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एंटी नोड का थियोरेटिकल लोकेशन। ओके, थियोरेटिकल। बट इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली एंटी नोड इज स्लाइटली अबोव दिस पॉइंट। तो जो एंटी नोड है ना, वो एक्चुअल रियल लाइफ में थियोरेटिकल लोकेशन पे नहीं आता, वो यहाँ पे आता है। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल लोकेशन। तो ना, अगर आप रीडिंग लेने जाओगे कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज एंटी नोड, आपका रीडिंग रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि आप गलत ले रहे हो ना। प्रैक्टिकली ये यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, थियोरेटिकली आ रहा है। आपने अगर एंटी नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस मेजर किया तो कितना होता है? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड? एंटी नोड एंड नोड लैम्डा बाय हाँ, बट फिर आप लैम्डा बाय 4 गलत काउंट कर रहे हो ना, क्योंकि एक्चुअल में एंटी नोड स्लाइटली अबव आता है। तो दैट इज व्हाई टू करेक्ट द रीडिंग वी एक्चुअली कंसीडर दिस एक्स्ट्रा लेंथ। दिस लेंथ इज व्हाट वी कॉल एज एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि एंटी नोड थियोरेटिकल लोकेशन से ऊपर आता है।
So to compensate for those changes, we add extra length over here. Okay. सर आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है, हाँ, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। अरे नहीं हो रहा। सच्ची में बीच में हो रहा है, नहीं, अभी आ रहा है लेकिन बीच बीच में थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा बीच क्रैक हो में। रहा है। क्या बोल रहा है? 1 मिनट, फिर नेट का इशू होगा। अभी नहीं हो रहा सर। सर थोड़ा सा बीच में हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। सर वाईफाई पे, अभी नेटवर्क पे हो? तुम वाईफाई पे हो रहे? क्या बता रहा है? बैंडविड्थ लो बता रहा है? नहीं नहीं, मेरा सही बता रहा है। पता नहीं फिर क्यों हो रहा है। आपका अटक रहा है थोड़ा मैं आगे बैठता हूँ फिर। आगे म्हणजे? मतलब लाइक थोड़ा आगे बैठता हूँ, आवाज अगर लो आ रहा है तो आईपैड के, मतलब मैंने हेडफोन नहीं अटैच किया है, वो तो जस्ट मतलब कान में लगा के रखा है, बट वो ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं किया है, तो लाइक स्पीकर पे चल रहा है लेक्चर। माइक ले लो ना एक। स्टिल ऑडियो क्वालिटी अच्छा ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, हाँ एक माइक ले लो। माइक ले लूं? स्पॉन्सर करेगा? मैं तो आपको भी बोल रहा था, एक्सटर्नल माइक नका घेऊ सर, स्प्लिटर वापरायला अगर आप लागेल मग हमको तुम्हाला। अगर आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे तो बात है ना सर। हाँ ज्यादा नहीं, बस 20,000 चाहिए। 20,000 ना, वही अभी वो किडनी का गिराइक देख, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। किडनीची इसका गरज नाही स्माइल सर, है, एक smile है। ऍप दिसेल तुम्हाला तुमच्या आयपॅड मध्ये काइट करून, ते चेक करा। उसमें उसमें रेड है, पोर्टफोलियो रेड है, नो नो वो प्लस पॉइंट। प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम नहीं है सर, फंड्स ट्रांसफर करने के लिए रेड हो ग्रीन हो कुछ भी चलता है। सर डॉक्टर मेरे पहचान के सर। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू, बस अभी बहुत हो गया। नहीं तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस चेक करोगे तुम लोग। तो ई क्या होता है? एंड करेक्शन होता है। एंड करेक्शन मींस डिस्टेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंटीनोड एंड थ्योरेटिकल एंटीनोड। ओके, एंड स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ द पाइप। ओके, तो जब भी हम लोग प्रॉपर लेंथ मेजर करते हैं ना एंटीनोड और नोड का, तो रादर देन कंसिडरिंग स्मॉल एल हम लोग बिग एल लेते हैं। तो व्हाट इज बिग एल? इट इज लेंथ बिटवीन, मतलब टोटल लेंथ जो एक्चुअल कंसिडर करना चाहिए। ये थियोरेटिकल लेंथ है जो कंसिडर होता है नॉर्मली, बट अगर हम लोग एंड करेक्शन देखें तो एंड करेक्शन वुड बी कंसिडरेशन ऑफ दिस E2, so that is why your L becomes small l plus E। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब सुनो, ये आपने पढ़ा किसके लिए? पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए। इफ यू कंसिडर पाइप ओपन एट बोथ एंड, देन आपको क्या मिलेगा? दो जगह पे एंटीनोड मिलेंगे, क्योंकि दो ओपन एंड है ना, पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो दो जगह पे दो एंटीनोड है, तो दो जगह पे आपको थ्योरेटिकल नोड मिलेगा। तो ये समझा? हेलो हेलो हेलो, लगता है फिर गया। ये नहीं सर है ना, एक कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को, वो लगता है अच्छा नेट लगाना पड़ेगा। तो सुनो, तो एंटी नोड एंड मतलब दो जगह पे, तो आप जरा पढ़ोगे ना ये, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ए और ए डैश दो जगह पे आएगा, तो दो जगह पे ई आएगा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? एल, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप, प्लस ई, तो 2 टाइम्स ई। हाँ सर वॉइस अभी क्रैक हो गया, क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा बीच बीच है में सर। हुआ। अभी, उसका नो नेट का सर। इशू होगा। नहीं हो रहा है ठीक है। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। हाँ नहीं, उसका नेट का इशू होगा, उसको लग रहा होगा, ये मेरा भी चल रहा था ना बीच में अभी। ठीक है, तो वो पॉइंट ये है कि जब पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो आपको E प्लस ई 2E आएगा, अगर एक टाइप है तो आपको सिर्फ E आएगा। बस रिलैक्स, ये टॉपिक कवर हो गया। अभी सुनो, यहाँ पे ना मैंने रीजन बताया कि एंटीनोड क्यों बोलता है, एंड करेक्शन क्यों बोलता है, तो जरा आप प्लीज इसको पढ़ो यहाँ से यहाँ तक, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करना है।
सर इज देयर सम बोल ना। स्पेशल रीजन कि हम लोग का जो थियोरेटिकल एंटी नोड है वो प्रॉपर हाँ। नहीं है और वैसे एक्चुअल एंटी नोड के थोड़ा नीचे है? हाँ, एक्चुअली देयर इज अ रीजन व्हाई एक्चुअल एंटीनोड इज अप। थियोरेटिकल तो हमें लगा था कि जब पाइप एंड होगा वहां पे होगा, वो रीजन लिखा है मैंने, यू विल गेट टू सी इट। बट मैंने एक वर्ड में लिखा है, टेक्स्ट बुक में बहुत घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया है। इतना घुमा फिरा के अपने को जरूरत नहीं है एंड करेक्शन को पढ़ने की। अपन शॉर्ट एंड स्वीट वे में पढ़ेंगे, मस्त एकदम चिल वे में। ये पढ़ो सिर्फ इतना, हो जाने के बाद बताना। ठीक है, इतना तो पढ़ ही लिया होगा आप। चैटिंग के मैसेज इससे फास्ट पढ़ते हो तो ये तो Done, सिंपल sir. चीज है। नेक्स्ट, अभी रेनॉल्ड्स आपको पता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला रेनॉल्ड्स नंबर, वो सेम बंदे ने इस ई के लिए अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बताया, दैट इज 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइप। ओके, 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइप। अभी डायमीटर ऑफ पाइप जो होता है ना, वो ये होता है। तो अगर आप उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा ई का। ओके, अभी रीजन सुनो। Why actual antinode is formed slightly above is as air is more free to vibrate there in comparison to the air inside the pipe. अभी आप समझो, आप एक एग्जांपल लो। आपको घर पे बोला मम्मी ने कि आप खेलो, एंजॉय करो, आपके पास 1 घंटा है। Where will you prefer? Okay, considering that you are not introvert, आपको गेम वगैरह खेलना अलाउ नहीं, आपके पास ऑप्शन है या तो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो एक्सेट्रा। तो आपको बाहर घूमने में ज्यादा मजा आएगा, बाहर खेलने में ज्यादा मजा आएगा। ओके, एज आई एम सेइंग देयर आर सम एक्सेप्शंस, उनको इग्नोर करते हैं। ओके, वो बोलेंगे हमें को घर में ही पसंद है, बट जो जिनको बाहर जाना पसंद है उनको कंसिडर करते हैं। तो रादर देन स्टेइंग नियर डोर, आप घर के दरवाजे के पास खेलने से क्या प्रेफर करोगे? आप घर के बाहर खेलो ना, क्योंकि आपको बाहर ज्यादा फ्रीडम है। सेम वे में मॉलिक्यूल्स को ज्यादा फ्रीडम वाइब्रेट करने के लिए कहाँ पे मिलता है? पाइप के एज पे नहीं, पाइप से जस्ट बाहर। तो मॉलिक्यूल कहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करेंगे? ए डैश लोकेशन पे। रीजन समझा? सर अगर घर में ए डैश के एक टाइम पे एक, कोई बोलो, एक जन बोलो। क्या बोले सर? सर फॉर द बेस्ट टीचर सर, बोल दिया। सर तो अभी ए डैश में, हाँ बोल रहे सर तो अभी ए डैश में वाइब्रेशन के लिए थोड़ा ज्यादा फ्रीडम है, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर रहता है। हाँ, मतलब वही ना, देखना अभी मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे भी वाइब्रेट हो सकते हैं, बट उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लग रही है? ऊपर। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और फैल सकते हैं, थोड़ा और वाइब्रेट हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो ऊपर खुद को वाइब्रेट करना पसंद करते हैं। एंड दैट इज व्हाई एंटीनोड यहाँ पे नहीं मिलता एकदम एज पे, क्योंकि यहाँ पे फिर भी पाइप का एज होगा ना, ये वाला देख पाइप का बाउंड्री है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, बट यहाँ पे ऊपर देयर इज नो वन टू स्टॉप देम। तो आप घर के बाहर जाके क्या खेलोगे? क्या आपको थोड़ी रोकने के लिए कोई आने वाला है? आप तो फुल मजे करोगे। वही चीज है। नहीं दी तो घर से क्या बाहर जाने नहीं दिए तो फिर वो आपका पाइप में एग्जांपल में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ आपको। आप आपका खुद का पाइप ले, दैट इज नॉट माई लुकआउट, दैट इज योर लुकआउट। ये प्रीतेश सर का डायलॉग है शायद, है ना? नहीं, प्रीतेश सर आपको नहीं पढ़ाते, प्रीतेश सर का डायलॉग। अभी प्रीतेश सर को याद किया हमने आज लेक्चर में। चलो ये क्लियर हुआ ना? बट समझा कंसेप्ट ये? वो कौन से हाइट पे एंटीनोड होता है? वो एग्जैक्ट नहीं पता हमने को, बट तू तेरे पास पाइप के ऊपर डिपेंड है ना, तो तेरे को डायमीटर पता है
तो ये पता है, मतलब तू निकाल सकता है। अगर तेरा पाइप Height 2 मीटर का calculate कर होगा, 2 सकते हैं। सेंटीमीटर 2 मीटर बोल रहा हूँ, इतना बड़ा पाइप नहीं। बट अगर समझ तेरा पाइप कुछ हाफ मीटर का हुआ या फिर लेट्स से लाइक 1/4 मीटर का भी हुआ, तो भी तू इधर 0.3 इंटू 1/4 करेगा तो तुझे आंसर मिल जाएगा। सर परफेक्टली अंदर पे रहता है वो। परफेक्ट नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। परफेक्ट फॉर्मूला कुछ और है। ओके सर। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज एट 1 है। क्या करने वाले, ध्यान से सुनने का है। मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख ही रहा हूँ, आप भी देखना। पहली बात तो अपने पास एक पाइप है, ओके, ये सब इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, जस्ट डायग्राम के ऊपर फोकस करो कि यहाँ पे क्या है, नोड है, यहाँ पे क्या है, एंटी नोड। सुनो ध्यान से। जरा 2 मिनट वेट करो। सुनो, एकदम प्यार से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास ये आपका पाइप क्लोज एट 1 एंड। ये तो जानते हो, मैंने ऑलरेडी ई को कंसिडर कर लिया है, दिखा गाइस। तो ये जो ए मैंने बनाया है ना, वो एक्चुअली आपका ए डैश ही है, एक्चुअल एंटीनोड का लोकेशन। ओके, तो टोटल लेंथ क्या क्या काउंट कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ द पाइप भी ले रहा हूँ और एंड करेक्शन भी ले रहा हूँ, जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अभी सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, क्योंकि इनिशियली नेचुरल जो होता है ना वो एन और ए होता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, नोड एंड एंटी नोड, λ/4। तो दैट मीन्स जो हमारा लेंथ होगा वो इक्वल्स टू λ/4 होगा। अभी अगर L λ/4 हुआ, and if we multiply 4 over here, we get lambda as 4L. V is equals to n lambda. As we are talking about first mode, or let's say fundamental mode, as we are talking about first mode और fundamental mode, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n के जगह n0, एंड लैम्बडा कितना आया फंडामेंटल के लिए, 4L। यहाँ से n0 कितना मिला देखो, इट इज V/4L। तो ये होता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वन मोर थिंग गाइस, n0 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बताओ जरा, आपको दिख नहीं रहा है बट वो हो रहा है, विच इज दैट नंबर, 1 है ना, देखो 1 दिखता नहीं है बट होता है। तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, फर्स्ट हार्मोनिक, गेटिंग इट, क्योंकि देखो n0 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो n0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हार्मोनिक होता है। तो ये कौन सा हार्मोनिक होता है, फर्स्ट हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा है, 0th ओवरटोन। आप L के जगह चाहिए तो L प्लस ई भी लिख सकते हैं, तो लिखा। ये था आपका बेसिक आइडिया। क्या करना है आपको, अभी सारे अभी जितने भी मोड देखेंगे ना, सारे में यही कंसेप्ट करना है, यहां से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वेवलेंथ के टर्म में कैलकुलेट करना है, उधर से लैम्बडा निकालना है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा करना है और ये करना है। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट दिस डाउन, ये चाहिए मुझे, आप लिखो।
गाइस किसी को डाउट है तो पूछो, ये बेसिक है, क्लियर कर लो पहले। सर स्टार्टिंग का थोड़ा बताओ ना। क्या क्या बताओ? सर स्टार्टिंग का ये L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 के बाद। हाँ तो क्या किया डियर, मैंने इधर का 4 है ना इधर शिफ्ट किया, तो लैम्डा क्या हुआ 4n। फिर हो गया। v इक्वल्स टू n लैम्डा, ये फॉर्मूला यही चैप्टर में पढ़ा था या फिर 11th में पढ़ा था, और उसमें क्या किया n के जगह n नॉट लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग फंडामेंटल मोड पढ़ रहे हैं, पहला वाला सबसे स्टार्टिंग वाला लोएस्ट वाला। फिर लैम्डा क्या किया 4l किया, फिर 4l को उधर भेजा तो ये मिला। अभी समझा? हाँ सर समझा। किसी को भी डाउट है ना, शर्माने का नहीं है गाइस, पूछने का, पूछोगे तो ही मैं क्लियर कर पाऊंगा। सर ये डायग्राम भी निकालना है। यस डियर, फटाक से निकाल। डन सर। हम्म नेक्स्ट वाला अभी सुनो, सेकेंड मोड ना मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बताया ना तो शायद कंफ्यूजन हो जाए आप। तो सेकेंड मोड कैसे करेंगे ना, देखो ध्यान से, और थर्ड मोड आप खुद करोगे। सेकेंड मोड आपको मैं कॉपी करने दूंगा, थर्ड मोड आप खुद करोगे। वो आपने सुशांत का सॉन्ग सुना है, नाना नाना, वो वैसा सॉन्ग याद रखने का। आपने देखा पहले क्या था, हाँ मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी नहीं, कुछ उल्टा बोला ना, नहीं बराबर बोला, उल्टा बोलता तो प्रॉब्लम होता है। हाँ तो वो होता है ना कैसे, ना 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 वैसा ही करना है अपने को। तो देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, अभी सेकंड में क्या पढ़ेंगे पता है, ना ना। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, ना ना ना। और अगर फोर्थ पढ़ा तो ना 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 ना। इनडायरेक्टली वही पढ़ रहे हैं हम लोग, बट स्लो जा रहे हैं, तो वो फील नहीं आ रहा है। इधर एन होगा, इधर ए होगा, थोड़ा ऊपर बनाओ स्लाइटली ऊपर, और फिर बीच में इधर पे क्या होगा एन होगा, और इधर पे क्या होगा ए होगा। देखो क्या बनाया मैंने, ना ना। समझा अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके। अभी अभी कैसे बनोगे, नोड में से पास होता है ना तो वो समवॉट लाइक दिस ऐसे बन जाएगा, एंड यहाँ पे पास होता है ना तो ऐसे। हाँ अभी आगे क्या करोगे? सर तो क्या ये हेलिक्स जैसा बनाना है क्या? अरे ये वो हेलिक्स जैसा वो बोल सकता है तू, बट वो मेरा शेप थोड़ा एकदम मतलब वेव जैसा नहीं लग रहा है, बट वो वैसे ही टाइप का थोड़ा बहुत। हाँ तो अभी सुनो, बट हेलिक्स नहीं बोल सकता तू, क्योंकि हेलिक्स 3D शेप है, ये 2D शेप, मतलब 2D में इमेजिन कर वो अलग ऐसा। वेव्स है ना, ऐसा हाँ आपने। हेलिक्स कैसा दिखेगा पता है, ऐसे दिखेगा ना,
somewhat DNA जैसा like दिखता है। this. हाँ डीएनए, तो ये डीएनए जैसे नहीं दिखता ना। अच्छा सुनो, तो ये समझा। अभी मुझे गाइस बताओ, ये तो पता है आपको कि ये टोटल डिस्टेंस L होता है, बट व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स? λ/2 λ/2 Oh, okay, Lambda so I will be calling it as lambda 1/2. सर ऐसे कैसे? पहले लैम्बडा बोला, बट भाई पहले तेरा वेवलेंथ अलग था ना, अभी वेवलेंथ भी चेंज होता है ना। सेकेंड मोड में वेवलेंथ चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी तू बढ़ा रहा है ना, तो मोड चेंज होगा। तो ये λ/2 और एंटीनोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। हाँ, तो टोटल L का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ कैलकुलेट 3 करके। λ/4 3 λ/4 हो रहा है। चेक करो गाइस इसका बराबर है कि नहीं। हाँ सर वही है। वेरी गुड। 3 λ/4। अभी λ1 को निकालो, काउंट करो यहाँ से, L के टर्म्स में निकालो। तो आप क्या करोगे, L इक्वल्स टू 3 λ1/4। अभी सुनो, λ1 क्या हो गया, 4 उधर जाएगा, 4L/3 हो गया। अभी λ1 क्या हो गया, 4L/3 हो गया। अभी सुनो, इसके आगे क्या स्टेप क्या करना है अपने को, V लिखना है। V विल बी N1 λ1, λ1 को पुट कर दो, दैट विल बी 4L/3। N1 क्या होता है, N1 विल बी, वो 3 उधर भेज दो, तो 3V/4L। अच्छा, डोंट यू मतलब आपने ये इसको देखा है क्या कहीं पे, ये V/4L करके जो दिख रहा है ना वो, किधर तो देखा है सर। हाँ किधर देखा है ये, N0 N0। N1 तो N0 है ये, तो 3N0 है। तो गाइस बताओ ये कौन सा ओवरटोन हुआ, कौन सा हार्मोनिक हुआ? थर्ड थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, क्या बोला, पहला जो वैल्यू आया अपने को वो फर्स्ट हार्मोनिक आया था ना, सॉरी किधर गया वो फर्स्ट हार्मोनिक आया था ना इधर पे, और उसके बाद डायरेक्टली हमारा कौन सा आ रहा है, थर्ड हार्मोनिक आ रहा है। तो हमने फर्स्ट हार्मोनिक से डायरेक्टली थर्ड पे जंप किया, तो कुछ हार्मोनिक स्किप हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला था ना वो पॉइंट कि ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट, वो वाला पॉइंट प्रूव हो गया। क्या सेकेंड मोड क्लियर हुआ आपको? लिखो इसको। यस सर। ये लिखने के बाद ना नेक्स्ट वाला आपको करना है गाइस। सर ऑफलाइन हो जाता तो अच्छा मजा आता था। इसमें भी नहीं आ रहे क्या? इसमें भी आ रहे ये सर आएगा पर वो अलग और वो अलग होता है।
थे ना मेरे लेक्चर में, था ना, तो ऑफलाइन अटेंड किया है ना मेरा तुमने? हाँ सर, एक लेक्चर बस। हम्म। सर आपका ऑफलाइन का भी है अभी? अंधेरे में तो हो गया है डियर। अभी नहीं रहेगा सर? ये वीक में तो नहीं है, नेक्स्ट वीक का तो पता नहीं। ओके सर। ग्रुप 2 में एक ही बार हुआ है अब तक। रोमत बाला रेंदे होता है, हमारे साथ ही अभी होगा। रो क्यों नहीं रहा है? तो बात ही ऐसा कर रहे तो। वो आवाज धीरे आ रहा है। नहीं, वो रोने का आवाज है वो। ओके, सो थर्ड मोड ना, मैं आपको मेरे मतलब मेरे नोट्स में सॉल्व है, बट आप बिना देखे सॉल्व करने वाले हो ना इसको। तो हेडिंग डालोगे थर्ड मोड, और डायग्राम भी आप खुद ही बनाओगे। वो वेव जो है ना, उसका स्ट्रक्चर भी खुद ही बनाओगे। तो समझाए तो आपको आना चाहिए। कैसे होगा पता है? ना ना ना। ओके, तो यहाँ पे एक जगह पे n, एक जगह पे a, एक जगह पे n, एक जगह पे a, एक जगह पे n, थोड़ा सा प्रॉपरली एडजस्ट कर लो तो आ जाएगा, और एक जगह पे a, ऐसे। और पाइप के थोड़ा सा ऊपर ही a बनाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सर मतलब पाइप ज्यादा बड़ा होगा ना? क्या बोल रहा है? पाइप ज्यादा बड़ा होगा नाना नाना के लिए। नहीं 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 डियर, ये सेम पाइप में हो रहा है। अच्छा वो तूने क्वेश्चन पूछा, तेरा क्लियर तो हो जाए। सेम पाइप में ये पूरा का पूरा सेटअप हो रहा है, तो वेवलेंथ कम हो रहा है। वेवलेंथ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, पाइप का लेंथ उतना ही है। समझा? सर जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा वो छोटा छोटा होता जाएगा। स्पीड के वजह से नहीं, तू फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, ओवरटोन कर रहा है ना। देख, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था गाइस, आपको याद है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है और वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तू ओवरटोन जा रहा है ना, तू यू आर डूइंग ओवरटोन। ओवरटोन मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो वेवलेंथ क्या होगा? कम हो रहा है। तो वेवलेंथ कम हो रहा है, समझ रहे हैं? हाँ सर, समझा। चलो नोट इट डाउन गाइस, एंड खुद करना है, छापना नहीं है किसी का। टेल मी वंस इट्स डन, बाद में वेरीफाई करेंगे। Done. डन सर। ओ सबके सब हेवी हेवी ड्राइवर है Done. एकदम फटाफट। Done, sir.
हो गया सर। सबका हो गया ऑलमोस्ट कि किसी को टाइम चाहिए? देखो मैं दिखा रहा हूँ सर 2 मिनट solution। हो गए। हाँ दो, हाँ, ऐसे बोलो ना फिर। डन सर। ओके सर बोल। तुम्ही सीईटी कधी स्टार्ट करणार आहे? सीईटी मे बी समवेयर अराउंड 8:15। ओके का सर. रे? काय नाही सर, तर तेच ते करण्याच्या आधी जरा ब्रेक द्या. हाँ पक्का पक्का हो गया ये थर्ड मोड का गाइस, समझा? जेवण ब्रेक एंड कराल ना त्याच्यानंतर सीईटी करा सर. सर हाँ 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 पक्का। सर यही आहे. सर ओके अभी ना इसमें ना हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला वो देखो। आपने नोटिस किया कि जो भी मेरा ओवरटोन होता है ना, वो उसका हार्मोनिक जो होता है वो ऑड है। मतलब लाइक देखो, फर्स्ट वाला जो आपको मिला वो फर्स्ट हार्मोनिक मिला, देन थर्ड हार्मोनिक मिला, देन यहाँ पे फिफ्थ मिला होगा, बराबर? तो व्हाट माय पॉइंट इज दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या बोला? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड। तो ये आपका पहला कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन, आप एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करते हो। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे, ठीक है, आपने कौन सा वाला मोड देखा? थर्ड मोड, या फिर लेट से आपने सेकंड ओवरटोन तक कैलकुलेट किया, बट लेट से एग्जाम में आपको 11th ओवरटोन बोला है, तो भाई तू क्या ना 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 इतने बार लिखेगा? 12 टाइम्स लिखे और देन उसके बाद तू सॉल्व करेगा एंड देन उसके बाद निकालेगा? ये नहीं चलेगा ना। तो वी नीड अ जनरल फॉर्मूला, दैट इज np इक्वल्स टू 2p प्लस 1 इंटू n नॉट। ओके, 2p प्लस 1 इंटू n नॉट। तो अभी यहाँ पे p का वैल्यू क्या पुट करोगे आप? तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक p का वैल्यू जो है ना वो 0 से पुट कर सकते हो। 0 1 2 3 आप पुट करके देखो ना। आप एक काम करो, आप 0 पुट करो। आप जब 0 पुट करोगे ना तो आपको n0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू n नॉट मिलेगा। तो क्या मिला? n नॉट। वो तो ये कुछ स्पेशल नहीं है, n नॉट इक्वल्स टू n नॉट। बट अगर आप समझो ये करो तो 1 पुट करके देखो, n1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू n नॉट, दैट इज 3n नॉट। शायद हमें पीछे पीछे यही मिला था ना, n1 इक्वल्स टू 3n नॉट, करेक्ट? यस सर। हम्म, नेक्स्ट।
तो ये दो कंक्लूजन भी लिख लो आपने जहाँ पे ये टॉपिक किया है ना उसके नीचे। और एक चीज है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आएगा। राइट डाउन डिफरेंट मोड्स फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड। तो आपको ये पूरा का पूरा सब लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, एंड उसके नीचे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। समझा? कंक्लूजन नहीं तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। सर N2 का वैल्यू हमेशा 5N0 ही देगा। इसके केस में पाइप क्लोज एट वन एंड, हम लोग अभी और 2 केसेस देखने वाले हैं। ओके सर, ओके सर। ये तो आपने जो एग्जांपल दिया था 135 वाला वही है ये। हो गया ना? नेक्स्ट। यस सर, डन। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या करना है पता है? ये वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन एन पाइप ओपन एट बोथ एंड है, बराबर। इसमें क्या करना है आपको? एना को याद करना है। अरे बॉयज खुश हो गए, एना को याद करेंगे, वाओ। तो ना उधर ऐसे नाना नाना था ना, इधर पे एना एना कैसे? A-N-A A-N-A सर कौन सी है ना, एनाबेला नहीं ना? भाई वो ये सौदा वाला नीचे अभी उठा। वो तो आपका लुकआउट है, दैट इज योर लुकआउट। अभी सुनो, एन एना ऐसा है, नहीं तो गलती से क्या करोगे? एना फिर बाजू में एना करोगे और फिर डायग्राम कुछ गलत बनाओगे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ट्रिक याद रखो, बट एन एना, तो नेक्स्ट में क्या होगा? एन एन एना। इट साउंड्स फनी बट याद करने के लिए सिंपल पड़ता है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? एक मोड में करके बताता हूँ अगर आपको चाहिए तो। डू यू वांट मी टू सॉल्व वन मोड रफ में? सर ऐसे भी याद कर सकते ना, एना Yes, ना, sir. एना ना, एना ना एना, ओके, एना आना ना, ओके, जो भी है समझ गए आप। आगे एक करके बताता हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट किया कि सर टेल अस, बट बाकी के 2 मोड आपको खुद करने हैं और नोट्स में लिखने हैं। और क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपको पाइप क्लोज आएगा या तो पाइप ओपन आएगा। ओके, सो लेट्स सही ट्राई टू बिगिन। ओपन कर ना। क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या बोला? क्यों, कौन सर? अभी कौन बोला? रिसेंटली आवाज ब्रेक हुआ। मैं ही था सर, मैंने नहीं बोला कि पाइप ओपन पाइप वाला है ना, ये ऐसा बोला। हाँ, ओपन पाइप है और उसका हम लोग फंडामेंटल मोड में सिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो चाहे तो आप इसको नहीं कॉपी नहीं करोगे, आप खुद करोगे, बराबर। मैं तो लिखूंगा और गायब कर दूंगा, देखना मैं कैसा हूँ। तो अभी एंटी नोड और ना, एंटी नोड और नोड, तो बेसिकली इफ यू ट्राई टू कनेक्ट इट, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। इट्स लाइक वो आवर ग्लास होता है, पता है आपको? टाइम इट लुक्स लाइक आवर ग्लास, प्रिंस ऑफ पर्शिया, ANA। जिसने गेम खेला है उसको ही पता होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी नोड्स इज, यार प्रिंस ऑफ पर्शिया तो खूप जुना वाला वर्जन की नवीन पण? 2-3 खेले मैंने टोटल। पुराना वाला खेला है। हाँ, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट तो गेम। विंडोज एक्सपी मध्ये चालायचा तो। छोड़ो यार। ना इतना भी पुराना नहीं। चलो लेट्स कंटिन्यू।
ए और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होता है एंटी नोड गाइस? लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। तो इधर से लैम्बडा क्या करोगे 2l बराबर। फिर नेक्स्ट स्टेप तो आपको सर पता है v इक्वल्स टू n लैम्बडा। हाँ बोल। सर अभी क्योंकि हमने एक साइड से हमने बंद करके रखा था वो पाइप, तो हमें सारे ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे थे, तो इसमें अभी सब इवन मिलेंगे क्या? नहीं, ऑल मिलेंगे, ऑल, मिलेंगे इसमें सब। इवन ऑड दोनों। तो n का वैल्यू विल बी n0, लैम्बडा का वैल्यू विल बी 2l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुआ v by 2l। नोटिस करो जब पाइप क्लोज था ना तो उसमें v by 4l था, इसमें v by 2l। ओके, इसके आगे का आपको सब समझ गया, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट एन नॉट हो गया v/2l। ये आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको एज अ होमवर्क करना। चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग नाउ वेव्स में, दैट इज प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। एंड करेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सी चीज है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने देखा होगा तो मैं पाइप क्लोज वाला कर रहा हूँ, पाइप ओपन का आपको होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का वो करना है, तीनों केसेस निकालना है, और एंड करेक्शन भी उसका निकालना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। अभी देखो आपने क्या लिखा था n1 का वैल्यू, तो n1 का वैल्यू था समवेयर अराउंड v/4l। तो n1 जब आप लिखोगे तो वो 4l1 हो जाएगा ना, लेंथ डिफरेंट होता है वेवलेंथ के हिसाब से। n2 लिखोगे तो वो v विल बी 4l2 हो जाएगा। ओके, तो इधर से आप v लिखोगे, ये क्लोज वाला बोल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4n1l1, और ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 4n2l2। तो अभी क्या होगा, आप v को इक्वेट करोगे तो 4n1l1 इक्वल्स टू 4n2l2। ओके, अभी सुनो, इधर पे क्या कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा। और आपको अगर याद है कि पाइप क्लोज एट वन एंड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस E, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 L2 प्लस E। बस अभी कुछ नहीं, अभी N1 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, सो वी विल गेट N1 L1 प्लस N1 E equals to N2 L2 plus N2 E। Then what you are going to do, you are going to take E का term to the other side, so we will get N2 E minus N1 E equals to N1 L1 minus N2 L2। Then you can take E का value common, तो अंदर बचा N2 minus N1, यहाँ पे बचा N1 L1 minus N2 L2। As your primary goal was to find out E, आप E को एक तरफ रखोगे and you will get N1 L1 minus N2 L2 upon N2 minus N1। जहां तक मुझे याद है इसके ऊपर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है कि डिटरमाइन करो एंड करेक्शन, तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रूफ टफ नहीं है। मतलब क्या करना है, V को जस्ट इक्वेट करना है, दो पाइप लिए समझो हम लोगों ने, या फिर दो सिचुएशन लिए, तो N1 4L1 और N2 4L2। देन हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटीज को इक्वेट किया एंड देन वी गॉट इट। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? लिखो इसको।
Do tell me once it's over. Done, sir. Okay. Done, sir. तो यहाँ पे देखो ना, नीचे है ना, मैंने थोड़ा सा वेरिफिकेशन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अल्टर किया है। क्या अल्टर किया आपको समझ ही जाएगा, आप मैथ स्टूडेंट हो, आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस, आपने एग्जैक्टली क्या, क्योंकि पहले वो जो येलो में जो मार्क है फॉर्मूला, उसमें n2 के पास माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस हाँ। साइन है, जबकि n1 L1 के पास एक्चुअली पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। पूरा आपने कुछ उल्टा नहीं, किया है। उल्टा किया, ये टर्म पहले लिखा है, ये बाद में लिखा, तो माइनस बाहर आया, इधर का भी माइनस बाहर आया, माइनस माइनस कैंसिल करके ये टर्म मिला। ओके। बस वो ऐसे ही लिखा है, जस्ट आपको बताने के लिए। देखो यहाँ पे एक और होमवर्क है, फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, आपको एंड करेक्शन खुद करना है। ओके ओके सर। आई थिंक वी विल टेक ब्रेक एट 8 गाइस, तो मतलब दूसरा वाला सेशन फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। इट्स ओके, चलेगा ना 8 बजे? यस सर। सर चलेगा सर। ओके, तो स्ट्रिंग वाला पार्ट करें क्या? स्ट्रिंग वाला पार्ट करते हैं, तो एक और हो जाएगा प्रॉपर। बट फिर मेरे को सोनोमीटर आपको पढ़ाना पड़ेगा, फिर सोनोमीटर पढ़ाते पढ़ाते नहीं, सोनोमीटर फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए था मेरे को, तो 8:15 तक बोर्ड होता ना, बट फिर जाने दो, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन में भी वही करेंगे। पाइप ओपन एट वन एंड मैं सॉल्व करूंगा, पाइप का अदर वाला एंड का आप सॉल्व करोगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन। एन एयर कॉलम is of length 17 centimeter long. Calculate the frequency of fifth overtone if the air column is closed at one end and open at both end. तो ये वाला तो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था। ये वाला सब आप ही करने वाले हो घर पे, तो वो आप घर पे सॉल्व करना। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है ना, ध्यान से सुनो। एक एयर कॉलम है जिसका लेंथ है 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो दिस इज एक्चुअली कैपिटल एल दे आर टॉकिंग अबाउट। टोटल एयर कॉलम बोला है ना, अगर समझो पाइप का लेंथ बोलते तो स्मॉल एल, एयर कॉलम बोला है तो कैपिटल एल, तो कैपिटल एल कितना हुआ 17 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल्स टू मीटर में 0.17 मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन मतलब टी का वैल्यू 5। एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, किसको याद है? एनपी का शॉर्टकट फॉर्मूला 2p+1। 2p+1, वेरी गुड। तो np इज इक्वल्स टू 2p+1 टाइम्स n नॉट, ये जनरल फॉर्मूला। p का वैल्यू पुट करोगे तो आपको फिफ्थ मिलेगा ओवरटोन, तो दैट इज 2 × 5+1। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आपको सब में कोई भी देने दो, जब तक डियर तेरा जनरल फॉर्मूला रेडी है ना, यू वुड बी एबल टू फेस एनी प्रॉब्लम। तो 5 2 10 होता है, 10+1 11 होता है, n5 का वैल्यू हो गया 11 टाइम्स n नॉट, डन। अभी n नॉट अगर मिल गया तो n5 भी मिलेगा, बट पाइप जब क्लोज एट वन एंड होता है तो n नॉट का वैल्यू कितना होता है क्लोज एट वन एंड? सर कैन यू रिपीट? V/4L। n नॉट क्लोज एंड के लिए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, तूने बराबर बोला डियर, V/4L बराबर। तो V का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, 340 गिवन में है,
4 का वैल्यू भी, वो तो 4 है, L का वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है 0.70। क्या इधर से आपको n नॉट मिल सकता है? और अगर n नॉट मिला तो क्या आप उसको 11 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो? हो गया आपका n5। इतना इजी है। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल 6.4 सॉल्व लिखो और ये स्टेप्स करो एंड एंड रिजल्ट निकाल के दो। सर एम नॉट 500 आ रहा है। ओके 500 है। यस सर। हाँ ठीक है, बाकी निकालना फिर वो कितना हो जाएगा 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 5500। ओ वाओ मैथ स्टूडेंट, ओ क्या कैलकुलेशन है, ओ क्या सर? इसका ध्यान ही नहीं है। किधर है तू? सॉल्व कर। सर 500। वो एन नॉट आया ना आगे। सर 5500। यस हो गया सॉल्व, वेरी गुड। तो जो पाइप ओपन वाला जो है ना वो आप क्लोज वाला वो कर लेना। तो बोर्ड स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो ऐसे कैसे जानने दें उनको, होमवर्क तो कुछ लिखना पड़ेगा ना बोर्ड स्टूडेंट्स का। तो ये होमवर्क है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। First one, write 3 fundamental modes for pipe open at both ends write conclusion to second derive equation of end correction for pipe open at both ends, and third one is this sum और इसमें जस्ट ओपन एट बोथ एंड्स करना है। ओके क्लोज तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। तो बोर्ड स्टूडेंट कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, सीईटी वालों के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क ऐड होने वाला है तो मैं बाद में वो ग्रुप में भेज दूंगा। ओके इज इट डन? सर क्यों बच्चों की जान ले रहे हो?
पसंद है मेरे को, it's my hobby, it's my passion. Okay, we will take break now, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट करके 5 मिनट में खत्म नहीं होगा। सर भावेश था ना वो? अरे हाँ भाई मैं हाँ, किधर है? तो we will किधर है? एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। So first we are going to solve some doubts from CET. First question is 19th question is from reflection of wave, that is deleted from your syllabus. So we are not going to study. Next question is question number 20. That is also from deleted portion, so we are not going to study it. Next one is 21, a sine wave. Okay, this is not deleted from your syllabus, so we are going to solve it. क्या बोला है 21 में? There is a sine wave that is traveling in a medium. What is the minimum distance between two particles on the wave which always have same speed? तो हमें क्या करना है, हमें दो particles ऐसे लेने हैं जिनके बीच का जो speed होगा, that speed is always same. Okay, so how to solve this particular question? अगर आपको याद होगा तो दो particles जिनका speed same होगा will be either nodes और antinodes, है ना? तो अगर हम लोग ये पॉइंट्स देखें, जैसे कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स के पास एनर्जी नहीं है, तो इसका स्पीड भी 0 होता है, इसका स्पीड भी 0 होता है एक स्प्लिट मोमेंट के लिए। तो अगर आप कंप्लीट डिस्टेंस लैम्बडा देखोगे तो ये डिस्टेंस होता है उसका हाफ लैम्बडा बाय 2। तो जो पार्टिकल्स लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस पे है, दे विल हैव सेम स्पीड। So 21 is over. Next question is question number 25. A wave given by equation is totally reflected. Reflected वाला है deleted. So 25 we are going to ignore. Next we are going to move on with next question, that is question number 43. The equation of simple harmonic progressive wave having amplitude, wavelength and speed is traveling along a positive x-axis given by. Okay, तो उन्होंने एक डेटा दिया है और डेटा से they want us कि हम लोग वेव क्रिएट करें, क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्रिएट करें। तो एम्पलीट्यूड दिया है पहले बात तो 5 × 10⁻⁻² मीटर, देन वेवलेंथ दिया है लैम्बडा 30 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.3 मीटर, कन्वर्ट किया। स्पीड दिया है आपको 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी कैसे इक्वेशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो एक वे होता है वेव को लिखने का, जैसे y = a sin omega t minus kx is the general format, but as you can see in the given question उन्होंने 2π को बाहर रखा है ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में। तो मेरे दिमाग में पहले आता है कि मैं 2π को बाहर ले लूं तो मे बी इट विल बी बेनिफिशियल। तो ना हम ऐसे लिख सकते हैं a sin, ओके, ओमेगा के जगह आप लिख सकते हो 2π n into t माइनस k के जगह आप लिख सकते हो 2π/λ into x, बिकॉज k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू 2π/λ होता है। नाउ यू कैन टेक 2π आउटसाइड, सो दिस विल बिकम a sin 2π ब्रैकेट में होता है nt माइनस x/λ। अभी n तो नहीं है मेरे पास, बट मैं निकाल सकता हूँ n को। कैसे? v = n λ होता है, तो n will be v/λ, बराबर ना? तो we can divide them. तो let's find out. n is v/λ, v का वैल्यू 50 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू 0.3, कितना होगा रे गाइस? ये ऐसे ही रखेगा 50/0.3, वैसे ही रखते हैं। तो let's put it as 50/0.3, तो this become a सर sin 0.3 कर लेते हैं ना, लाइक 500/3 कर देते हैं ना, सो दैट वो इवन रहे थोड़ा। ऑप्शन में नहीं डियर, बट ऑप्शन में सब जगह 0.3 ही रखा है ना उन्होंने, दैट इज व्हाई। तो ये मिल गया मेरे को कुछ आंसर। अभी उन्होंने जो वेव है वो बोला है कि वेव पॉजिटिव x मूव कर रही है, पॉजिटिव x मतलब राइट जा रही है, तो बीच में माइनस साइन ही होगा। तो जिस ऑप्शन में बीच में प्लस साइन है वो तो पहले गोली मारो उसको, तो बी ऑप्शन डिलीट हुआ। अभी सेकंड चीज देखोगे तो कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा है। लैम्बडा का वैल्यू भी 0.3 है ना, अरे तो हो गया ना मैच, क्या टेंशन है? क्या कर सकते हो अभी देखो, 0.3 कॉमन ले सकते हो आप,
तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट a sin 2 pi upon 0.3 50t सर ऑप्शन सी आएगा। माइनस x। नहीं ये मेरा मीन सर तो ये दोनों के पास एज डिनोमिनेटर 0.3 कैसे आया? लैम्बडा है ना इधर नीचे, और लैम्बडा क्या है, ओके नहीं समझा इसके लिए। नहीं सर समझा। तो मेरे को तो ए आ रहा है रे आंसर, तेरे को सी कैसे आया? एक मिनट, 43 का क्या दिया है, ए है करेक्ट आंसर। हाँ सर और ये मैंने टफ करके सॉल्व किया। देयर इज वन इजी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, बट वो फॉर्मेट आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको वो एक्चुअली टफ लगेगा। सारे फॉर्मेट थोड़ी ना रट्टा मारोगे। द शॉर्टकट वे टू डू इट इज दिस, इक्वेशन ऑफ वेव y इज गिवन बाय a sin 2 pi by lambda vt minus x, ये अनदर फॉर्मेट है। तो अभी a जो भी वैल्यू है आपका लिखो, दैट इज 5 into 10 raised to -2 sin 2 pi अपॉन लैम्बडा का वैल्यू है 0.3, v का वैल्यू है 50, एंड हो गया आपका एक स्टेप में आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये वाला फॉर्मेट भी थोड़ी ना रट्टा करोगे, मतलब कितने फॉर्मेट याद करोगे, इवेंचुअली कुछ ना कुछ भूल जाओगे, जितना डिफिकल्ट चीजें याद रखोगे उतना। गेटिंग द पॉइंट? सर ये डिलीटेड है क्या हमें? नहीं ये डिलेटेड नहीं है, ये थोड़ी डिलेटेड है। SHM एक्चुअली डिलेटेड नहीं है, बट तेरे को स्टेशनरी वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इक्वेशन बोल रहा है, ये फॉर्मेट। यस सर, मैं उसका बोल रहा हूँ कि ये पार्ट हमें जो आप जो बोल रहे हो वो डिलीटेड है क्या? अरे ना ना ना, इट्स नॉट डिलेटेड डियर, बट वो क्या होता है कि तू लाइक मॉडिफाई करता जाएगा ना, तो जो अपना नॉर्मल इक्वेशन है ना, उसके टोटल 5 to 6 फॉर्म आते हैं। अभी 5 to 6 फॉर्म रट्टा करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, भूलेगा ना सब। तो इसीलिए हम Yes. लोगों ने पढ़ा ही उनको, टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही फॉर्म है उसको डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट तू भूलेगा नहीं, इसका गारंटी है ऐसा। तो वी ऑलवेज गो फॉर श्योर शॉर्ट मेथड, हम लोग ऐसा नहीं करते, रट्टा मारेंगे नहीं, अंडरस्टैंड करके करेंगे। तो दिस वाज 43, ओनली 2 डाउट्स रिमेन नाउ। नेक्स्ट वन इज 55. Two sound waves of frequencies 100 Hz and 200 Hz travel in the same medium and same temperature. What is ratio of their velocities? तो 55 में उन्होंने क्या बोला है कि दो जो waves है उनका रेशियो क्या होगा। पहली बात तो as same medium बोला है, तो अगर मीडियम सेम होता है तो वेलोसिटी सेम रहती है। तो सेम मीडियम मीन्स सेम वेलोसिटी। मैंने नोट में क्या लिखा था, अगर आपका मीडियम चेंज होता है तो सेम फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर समझो आपके पास एक साउंड वेव है या फिर वेव है जो एयर से किसी और मीडियम में एंटर कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ही मीडियम की बात कर रहे हो तो एक ही मीडियम में वेलोसिटी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी बदलता है। तो सेम मिलेगा ना, तो रेशियो 1:1 होगा 55 का, क्योंकि सेम वेलोसिटीज है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन 59। क्या बोला 59 में, अ ट्रांसवर्स एक्स वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 sin 0.01 x plus 30t moves on a stretch string from one end to another end in 0.5 second. तो टाइम दिया आपको 0.5 सेकेंड, x and y and second, then the length of the string। अरे ये नहीं आएगा आपको, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का फॉर्मूला ही मैंने नहीं सीखा है ना अभी तक सोनोमीटर। इट इज 1/2 √t/μ। तो अभी सिखा के कुछ फायदा नहीं है ये सम का, क्योंकि मैंने वो कंसेप्ट ही आज नहीं सीखा है। तो वी विल कवर दिस डाउट इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट मीत, आई एम डन। Okay, sir. Thank you so much. वेलकम। From his side. चलो गाइज, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग ये वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले। यहाँ पे आओ, सेकंड जो टॉपिक है ना, तो स्टेशनरी वेव्स वाला, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, स्टेशनरी वेव्स एंड प्रॉपर्टीज। एंड वी विल बी सॉल्विंग ओनली 29 क्वेश्चंस के अराउंड। तो जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना कम आपको टास्क होगा होमवर्क में। तो ये भी आप समझ लो, आपका ही फायदा है अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे तो स्टेशनरी वेव्स क्या होता है वो आपको पहले ही पता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट दोस वेव्स आर।
ओके देन जनरल इक्वेशन क्या होता है स्टेशनरी वेव का? तो द जनरल एक बार इक्वेशन बताओ ना, मैं नहीं क्या था वो दो stationary waves वेव्स? का। तू लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, लास्ट लेक्चर में सिखाया, ये लेक्चर में नहीं सिखाया, ये लास्ट लेक्चर में नहीं सिखाया। दो ऐसे वेव बनता है ऊपर नीचे ऐसा, सर वो वाला। सुना नहीं था मैं जरा। हाँ तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखने का मजा आएगा ठीक है तेरे को। सर। ओके तो y इक्वल्स टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा t, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अगर आप इसको इन कंपेयर करोगे ना तो नॉर्मल वेव, दिस इज योर स्टेशनरी वेव ना गाइस। तो हाउ डज स्टेशनरी वेव लुक लाइक? तो स्टेशनरी वेव ऐसा दिखता है, ऐसे कुछ लूप्स में। ऑन द अदर हैंड योर नॉर्मल वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं SHM और सिंपल हार्मोनिक वेव, तो वो ऐसे दिखता है। तो ये क्या होता है इक्वेशन? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। डिफरेंस समझो, ये सिंपल हार्मोनिक वेव का है, ये स्टेशनरी वेव्स का है। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो 2a cos, ये वाला इतना पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, AR। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिराइव किया है, जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फिर दो चीजें लगेगी आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स एंड नोड एंड एंटी नोड। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, distance between two nodes is lambda by 4 and distance between node and antinode is lambda by 2. Okay guys? सर उल्टा है ना? अच्छा उल्टा है क्या? वही चेक कर रहा था मैं किसका ध्यान है कि नहीं। तो एंटीनोड, नोड एंड नोड एंड एंटीनोड। ओके तो ये चीजें याद रखनी है अच्छे से, कहीं पे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, जो ऊपर लिखे है वो काम आएगा। सर अभी बोर्ड का कंटिन्यू कर रहे हो ना? सीटी चालू हो गया। Okay, so we are going to solve first question, that is question number 2. Sound waves of frequency 660 Hz traveling with a velocity of 330 meter per second are incident normally on a perfectly reflecting wall. The shortest distance at which air particles have maximum amplitude of vibration is. सर बुक बंद हो गया, नंबर क्या है? पेज नंबर मेरे को तो पता नहीं, मेरा ओल्ड वाला बुक है ना। 607 ओके सर। आगे कंटिन्यू करो गाइस, सॉरी करते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है? साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n का वैल्यू दिया है 660 हर्ट्ज। फिर बोल रहे हैं ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी, v का वैल्यू दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। दे आर आस्किंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट विच द एयर पार्टिकल्स आर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम द वॉल। तो समझो ये आपका है वॉल, और वॉल से हमें क्या निकालना है? एक समझो स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा है, करेक्ट? मेरे को पहले इसका आंसर चेक करने दो, जस्ट एक मिनट, आई वाज लिटिल बिट डाउट। हाँ नहीं बराबर है। हाँ तो आपको वॉल से क्या करना है? आपको वॉल से डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट का।
Where do you get maximum amplitude, at node or at antinode? एंटीनोड। एंटीनोड सर। एंटीनोड। एंड एंटीनोड कहाँ पे होगा? शायद यहाँ पे क्लोजेस्ट वाला, बराबर। लैम्बडा बाय 4। और हाँ ये सर। डिस्टेंस क्या हो गया? नोड हो गया, ये पॉइंट नोड हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया लैम्बडा बाय 4। तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू लैम्बडा बाय 4, बट आपके पास लैम्बडा तो नहीं बस है। लैम्बडा निकाल के हो गया ना। हो गया ना सम, फिर वही बोल रहा हूँ ना, टफ नहीं है टॉपिक। आपको पता है ना v इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा क्या हो गया? इट विल बी v बाय n। So you can write it as 330 upon 660. Answer is half. So therefore this distance will be lambda by 4, half by 4, 1 by 8. Easy? यस सर। Just आपको टॉपिक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको आएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, in this particular fourth question there is a mistake. That mistake Sir, can you show is last screen? yes. Hey. Done, sir. Fourth question. अरे यार, हाँ, तो फोर्थ में क्या बोला है, मिस्टेक क्या है? उन्होंने एक इक्वेशन दी है, y इक्वल्स टू 5 sin then pi x by 3 then cos 4t pi x t। प्रॉब्लम क्या है पता है कि ना, x का एक ही टर्म होना चाहिए और t का एक ही टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे x के दो टर्म हो रहे हैं, देखो ना, 40 pi x भी और pi x by 3 भी। मतलब यहाँ पे देखो, नोटिस करो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी डोंट वांट दैट, अपने को एक ही टर्म चाहिए। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 40 pi t होना चाहिए था। नाउ इट्स ओके। नाउ इफ यू ट्राई टू कंपेयर इट विथ अवर जनरल इक्वेशन, नाउ आई नो कि मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऐसे सिखाया कि y इक्वल्स टू a cos 2a होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, आई विश देयर वुड हैव बीन अ फंक्शन लाइक दिस। हाँ बोल। सर डोंट यू थिंक कि आपको साइन के पास वाला जो x है वो निकालना चाहिए? नहीं, I cos know. के पास। हाँ वही बता रहा हूँ मैं अभी। तो अभी समझ, इक्वेशन है 2a cos kx and sin omega t, ये जनरल इक्वेशन है। I know and that's true, but there are some waves जो लाइक कैसे होता है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो साइन वेव्स को कंबाइन किया, बराबर। ऐसे जब मैंने सिखाया था आपको, साइन वेव्स लिए थे। बट अगर समझो दो कोसाइन वेव्स हुए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर समझो दो कोसाइन वेव्स हुए, फर्क देखो वेव्स में फर्क है। ये साइन वेव है, ये साइन वेव है, ये कोसाइन वेव है, ये कोसाइन, ये नहीं, कोसाइन नहीं लग रहा है, बट ये कोसाइन वेव है। व्हाट माय पॉइंट इज, जब कोसाइन वेव कंबाइन होते हैं तो उनका इक्वेशन ऐसे नहीं दिखता, उनका इक्वेशन ऐसे दिखता है। आर यू सीइंग व्हाट आई एम डूइंग? सर एक मिनट, साइन वेव और कोसाइन वेव के बाद आपने क्या बोला? मैंने बोला जब साइन वेव कंबाइंड होते हैं, मतलब जो अपना टेक्स्ट बुक में दिया है, तो तुझे इक्वेशन मिलेगा 2a cos kx, cos के साथ x का टर्म होगा, साइन के साथ t का टर्म होगा। बट जब कोसाइन वेव मर्ज होते हैं, ये नीचे वाले कोसाइन वेव है, जब वो मर्ज होते हैं तो ये इक्वेशन मिलेगा। सी चेंज देखो, साइन और कॉस पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये वाला मैंने क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। बट वेव के साइन और कोसाइन के फंक्शन का अल्टर होने से अपना मेथड चेंज नहीं होगा। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि कौन सा वेव है? जिधर भी x है ना, x, उसके बाजू में k लिखना है बस। जिधर भी t है उसके बाजू में ओमेगा लिखना है। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ओके। So since it is clear for you guys, this is what we are going to do.
कंपेयर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, व्हाट इज दैट डिस्टेंस गाइस? दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा बाय 2। यस, तो इनडायरेक्टली हमें लैम्बडा बाय 2 निकालना है। कहाँ पे गाड़ी अटकी? लैम्बडा पे। तो लैम्बडा अगर समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड एक और हिंट ले लो, इफ यू एनी टाइम वांट्स टू कैलकुलेट लैम्बडा, गो फॉर के को सोचो, एंड इफ एनी टाइम यू वांट टू कैलकुलेट यू कुड से एन फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा के बारे में सोचो। अभी हमें लैम्बडा निकालना है, तो मैं किसको कंपेयर करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा इसको, के वाले टर्म को ये वाले टर्म के साथ, एक्स वाले टर्म के साथ। तो द वैल्यू ऑफ के विल बी पाई बाई 3, एक्स वाले टर्म्स को कंपेयर किया। बट के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। नाउ यू कैन कैंसल पाई एंड यू विल गेट लैम्बडा इक्वल्स टू 3 2 जा 6। आपको लैम्बडा 6 मिला, therefore lambda by 2 will be 6 by 2, which is 3, and we are done with the topic. Easy? समझ रहे? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 7th वाला, वो सॉल्व करता हूँ, फिर आपको कुछ सॉल्विंग के लिए देता हूँ। सर अभी कौन सा वाला कर रहे हो? 7th वाला। चलो, आई होप आपने क्वेश्चन रीड किया होगा। 7th वाला क्या बोला है? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड बाय 2 वेव्स। तो हमें जो 2 वेव्स है ना, 2 मर्ज होने वाले वेव है, उनके बीच का क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन वो दिया है। तो एक वेव है ना, वो वेव 0.4 sin 2 पाई t अपॉन 0.6 माइनस x अपॉन 0.3, एंड हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? 0. वो कैसे होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव पूछ रहे हैं। अगर आपको याद है, रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसे होता है, y इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा 2। तो इसमें ये जो टर्म है ना, पहला वाला cos के साथ वाला, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस एज a। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको a लिख सकते हो। तो a इज 2a cos kx। ओके, आपको ये निकालना है। अभी आप एम्पलीट्यूड अगर देखोगे, आप ओल्ड वाले वेव में या फिर सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.4। तो आप एम्पलीट्यूड लिखोगे 2 इंटू 0.4 इंटू कॉस लिखोगे। k का वैल्यू पता नहीं, बट कैन यू गाइस प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन k का वैल्यू क्या होगा? एनी आइडिया? 2 पाई बाय 0.3। 2 पाई नहीं होगा ना डियर, सिर्फ पाई 1/0.3 होगा। आई विल शो यू। अगर समझो आप SHM के इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करोगे, तो दैट इज a sin 2 पाई अंदर लेके जाते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा 2। हाँ, फिर तेरा बराबर था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू वर टोटली राइट। मैंने 2 पाई अंदर नहीं डाला था। तो अभी कंपेयर करते हैं, तो ये होता है y a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर। कंपेयर करोगे तो यू रियलाइज दैट के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 0.3। तो के का वैल्यू भी आपको मिल गया, वो इधर पुट करते हैं। सो 2 पाई अपॉन 0.3। एक्स का वैल्यू उन्होंने देखो गिवन है, कौन से एक्स का वैल्यू बोला है डायरेक्टली 0.05। जरा ये अंदर का सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है इसका। माइक माइक किसका ऑन है? चलो जल्दी जल्दी बताओ के का वैल्यू क्या है? pi/3। हाँ, पाई/3 आ रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8 इंटू कॉस ऑफ पाई/3। कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60, एंड कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ। सो दिस विल बिकम 0.8 इंटू हाफ विच इज 0.4। ओके, तो क्वेश्चंस उन्हीं बेस फॉर्मूलाज को पकड़ के चल रहे हैं। द ओनली डिफिकल्ट थिंग यू माइट फाइंड इज हाउ टू बेसिकली लाइक थोड़ा सा घुमा फिरा के होते हैं। तो एक बार वो लॉजिक समझ गया ना तो एवरीथिंग इज नाउ इजी। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट आई हैव टॉट यू येट। 0.4 आया ना? हाँ, 0.4 आया। First question that you have to solve is question number 3. Then you have to solve question number 6. Then you have to solve a theory question, question number 17. Then you have to solve question number 21. Then you have to solve question number 27. Okay, 5 question. आराम से solve करो. Your time starts now. You can pause the recording also. Recording pause. Okay, so these are the answers of the questions. Third one is A. Sixth one is B. 17th one is D. 21 is C. And 27 is B. Okay. Now, which question do you want me to solve? Sir, 27. Any other question? Okay. So what is this equation is? Y equals to 0.8 sine pi x upon 3 into cos 60 pi t. Okay. तो वो क्या बोल रहे हैं? What is the wavelength and frequency of two interfering waves? वेवलेंथ निकालने के लिए आप k को रेफर करोगे, तो k क्या होता है? अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो y is equals to 2a sin kx cos ओमेगा t। तो यहाँ पे वही देखो, फिर वही गड़बड़ है, साइन के साथ x है, cos के साथ t है, तो डरने का नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मैंने बोला था आपको k का वैल्यू पाई/3 है, हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ। तो k होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, सो दैट इज पाई/3। वी कैन कैंसल पाई, वी कैन गेट लैम्बडा, 3 2 6। नाउ cos वाला,
तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई n, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ओमेगा यहाँ पे कितना है? 65 है। सो 65 इक्वल्स टू 2 पाई n, पाई पाई कैंसल, n विल बी 30। समझा ये? बट ये इजी था, इसमें क्यों डाउट है आपको? और कोई क्वेश्चन? सर 17 का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दो ना, क्योंकि आपने बोला था कि उसमें आंसर डी है, जबकि मैंने एक्चुअली पूरा आंसर उल्टा ही लिखा है। 17 का, इन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम। अरे एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मींस लाइक जिसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है वाइब्रेट करेगा। अगर तू नोड देखेगा एंड एंटी नोड देखेगा, तो नोड इज दिस पॉइंट, नोड इज दिस पॉइंट, एंटी नोड इज दिस पॉइंट, एंटी नोड इज दिस पॉइंट। ओके, तो अभी इसमें अगर तू देखेगा तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे है? ए पे, एंड मिनिमम कहाँ पे है? नोड पे। तो एनर्जी इज मिनिमम एट नोड्स एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। आपने बोला था सर ये पॉइंट, बोला था? लिखवाया था। हाँ सर, अब समझा। मैंने एक्चुअली एंटी नोड को एम्पलीट्यूड ले लिया। क्लियर हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट वन, आई थिंक वी विल स्टॉप टुडे, क्योंकि जो मुझे सिखाना था तो मैंने आज सिखा ही दिया। और आपका सीईटी वालों का होमवर्क एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो सीईटी का क्या होमवर्क है? स्टेशनरी वेव का पहला वाला नहीं, वेव मोशन वाला पार्ट नहीं, स्टेशनरी वेव, मार्वेल, सम नंबर 1 से लेके 29, या फिर काम कर लीव लेंथ बेस्ड सम्स। ओके डन। और सुनो, लेंथ बेस्ड बोला है, वेव लेंथ बेस्ड नहीं। वेव लेंथ बेस्ड छोड़ के आओगे, सब छोड़ के आओगे। स्ट्रिंग के लेंथ की बात कर रही है, नहीं तो कुछ महारथी होंगे। वेव सर आपने तो लेंथ बोला, वेव लेंथ भी लेंथ ही होता है बोल के आएंगे फिर लेक्चर में। ओके दैट्स इट। आई होप आपको आज का सब समझा है। पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर।